दावों में कितना दम? जी हाँ, इसी सवाल के साथ आज अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रचार अब निकाय चुनाव का खत्म हो गया है और अब मतदान का वक्त आने वाला है। 22 नवंबर को होने वाले निकाय चुनाव का प्रचार थम गया है। शाम 6 बजे 6 नगर निगम के समेत 46 निगमों में आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने जनता के बीच जमकर दावे किए। सवाल यही, किसके दावों में कितना दम साबित होगा? थम गया निकाय चुनाव का शो, खत्म हुआ पार्टियों का प्रचार। निकाय चुनाव का प्रचार थम गया है, अब बारी वोटर्स की है, जो 22 नवंबर को 6 नगर निगमों समेत 40 नगर निकायों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आचार संहिता लागू हो गई है, लिहाजा अब राजनीतिक दल प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धुआंधार रैलियां हुई, ताबड़तोड़ जनसभाएं की गईं। बीजेपी की तरफ से निकाय चुनाव की कप्तानी कर रहे गुलाब चंद कटारिया के साथ साथ सीएम वसुंधरा राजे की पूरी कैबिनेट ने जनता के बीच जोर शोर से पार्टी का झंडा बुलंद किया और वादों के साथ साथ दावों की झड़ी भी लगाई गई। एकदम तो नहीं कह सकता मैं 46 ही जीत जाऊंगा, लेकिन मेरा मन कहता है कि 35 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले में, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा काम राजस्थान सरकार ही कर सकती है। लोकल यहाँ की नगर निगम तो या नगर पालिका कर नहीं सकती है। हम इसीलिए जनता से कह रहे हैं, अगर सरकार से जो सुविधाएं अपन लेना चाहते हैं वो अगर राज्य के साथ मिलकर लगेंगे तो जल्दी प्राप्त हो जाएगी, नहीं तो उसमें कुछ विलम्ब होगा। 22 तारीख को होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बनाने जा रही है और उस बोर्ड में निश्चित रूप से 50+ के लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि जनता के अंदर यह भाव है कि कांग्रेस का पिछला बोर्ड हर मुद्दे पर नाकाम रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बनाएगी। वो विशेष रूप से 45 में से 40 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनमें 10 अल्पसंख्यक समुदाय को हमने टिकटें दी है। और मेरा ये मानना है कि अब की बार जो जिस तरीके का माहौल है, उस माहौल में सबके सब लोग जीत करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस शहर को जो पिछड़ गया विकास से जोड़ने के लिए अपना काम करेगी और विकास को मुद्दा बना करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। और माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य 46 रखा है उसको हम पूरा करेंगे। चुनावी किताब में दावों और वादों की इबारत लिखने में कांग्रेस पीछे नहीं है, विपक्ष में बैठी, लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी की राज्य सरकार पर आरोपों के शब्दबाण के साथ निकाय चुनाव में जीत के दंभ भी भरे। कांग्रेस की तरफ से बागडोर संभाली पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने, साथ दिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। भाजपा की सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल रहा बड़ा निराशाजनक रहा। आज बड़ा संतोष जनता के जहन में है और वो प्रकट करेंगे 22 तारीख को, जब कांग्रेस पार्टी के अधिकांश जगहों पर बहुमत हमको प्राप्त जनता कराएगी। बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए, 15 लाख रोजगार देने का वादा किया, 24 घंटा बिजली देने का वादा किया, काले धन पर बहुत बड़ी बातें भूली गई, लेकिन 11 महीने में एक भी ऐसी उपलब्धि सरकार की नहीं है जिसके बलबूते पर आज जनता से वोट मांग सकते हैं। सरकार बीजेपी की चाहेगी कि दबाव बनाएं, खरीद फरोख्त करें, पार्षदों पर लालच और दबाव डालकर अपने पक्ष में मतदान कराने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल होगी और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। चुनाव में बहुत ही पूरा प्रदेश में, विशेष रूप जोधपुर के अंदर आप देख रहे हैं कि सब जगह अच्छा माहौल है और एक ऐसी सरकार जिसको बहुत भारी बहुमत मिला, वो इतनी निकम्मी साबित हुई है। जनता ने भारी बहुमत दिया, उनको उत्साह के साथ में काम करना चाहिए था और पूरी तरह से सरकार ने मैं समझता हूँ कि सभी तरह से सभी मोर्चे पे वो नाकामयाब रही है, बल्कि कहना चाहिए लापरवाह रही है। जबरदस्त माहौल है कांग्रेस के फेवर में और लोग बाग बीजेपी के ये 1 साल के शासन से उकता चुके हैं और जबरदस्त कांग्रेस के फेवर में वोट पड़ने वाले हैं और यहाँ अधिकतर हमारे पार्षद जीतेंगे और बोर्ड हमारा बनेगा। बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी ने भी एक दूसरे पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ा, न ही दावों की मंजिल खड़ी करने में कोई कोर कसर छोड़ी गई।
22 नवंबर को वोटिंग के साथ निकाय चुनाव के रण का सेमीफाइनल होगा और 25 नवंबर को काउंटिंग के साथ फाइनल। देखना यह है कि किसके दावों में कितना दम है और कौन जनता के विश्वास को जीत पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अमूमन कहा जाता है कि किसी भी राज्य में निकाय चुनाव बहुत ही छोटे चुनाव होते हैं। हाँ, लेकिन ये तय है कि ये चुनाव जमीनी तौर पर ये बता देते हैं कि किस पार्टी का कितना बड़ा कैडर वाकई सक्रिय है, उसके साथ है, और जमीनी तौर पर जनाधार किस पार्टी के साथ है, यानी कि जमीनी तौर पर लोग किस पार्टी के साथ हैं। तो क्या इसीलिए यही वजह है कि इस बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व विधायकों को या विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं को मैदान में उतारा गया और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, चाहे बीजेपी की हम बात करें और कांग्रेस की, उनको प्रचार में उतार दिया गया। वजह साफ थी, जमीनी तौर पर अपना कैडर किसका मजबूत है दिखाने के लिए, लोग कितने संतुष्ट हैं दिखाने के लिए दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि इस बार निगम उन्हीं के कब्जे में हो। जहां कटारिया कमान संभाले हुए हैं, वहीं पायलट भी लगातार प्रचार कर रहे थे, क्योंकि अब प्रचार खत्म हो गया है और अब वक्त जनता जनार्दन का है। अब लोग तय करेंगे कि उनको निकाय में कौन चाहिए। चलिए, चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे ब्यूरो चीफ श्रीपाल सत्तावत हमारे साथ बने हुए हैं और बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, प्रचार कैसा रहा पार्टी का, कितने संतुष्ट हैं? नहीं, प्रचार बहुत ठीक रहा। जो आशा थी उसके अनुरूप रहा। जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति थी उसके तहत हुआ। चुनाव मैनेजमेंट चाहे लोकसभा का रहा हो चाहे विधानसभा का रहा हो, इसी तरीके से निकाय का चुनाव मैनेजमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का किया गया और उसमें 46 की 46 निकाय का जो मिशन रखा गया कि मिशन 46, उसमें हम जो है सफलता प्राप्त करेंगे। पंकज जी, ये बताइए कि इससे पहले तो कभी राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ कि नंबर 2 जो सरकार में है वो सीधा मैदान में उतार दिया जाए, हर दिन कहीं ना कहीं रैली करे, प्रचार करे, लोगों के बीच जाए, अजीब व गरीब तरह के बयान दे, सुर्खियां बटोरे, पूर्व विधायकों को या विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं को मैदान में उतारा जाए। अचानक से बीजेपी के लिए निकाय चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया इस बार? देखिए कुमकुम जी, ऐसा नहीं है कि निकाय चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं और निकाय चुनाव में जहां लगा कि भाई यहां पर चुनाव जो है कुछ लोगों का ये तो एक तरीके से कंपटीशन है, लगता है कि यहां हमें टफ मेहनत करनी पड़ेगी, वहां हमने जो है सीनियर्स का भी जो है उतारे हैं और जहां हम लोगों को लगा कि भाई यहां पर जो है हमें कम मेहनत है, वहां हम लोगों ने जो है नए युवा चेहरे और अच्छे लोगों को उतारा है। हमने कोशिश ये की कि दोनों का एक मिश्रण जो है उतारे और राजनीति में जो दूसरे जो एक सेकंड स्टेज है वो तैयार हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड का जिस तरीके का बोर्ड पिछली बार जो है कांग्रेस का चला और जिस बोर्ड के अंदर समन्वय का अभाव रहा, डिसीजन मेकिंग का अभाव रहा, अपनी ही सरकार से जो है हमेशा नहीं बन पाई, ये आपने इसी बोर्ड में नहीं, जयपुर के बोर्ड में नहीं बल्कि जयपुर के अलावा भी कई जगह आपने देखा, तो ये परिस्थितियां जो है उत्पन्न हुई। तो ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो और जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरे कस्बों का जो विकास है उसमें जो स्मार्ट सिटीज हैं वो बने और उनका विकास जो है एक प्लानिंग के तहत हो, उसका जो है वो क्रियान्वयन जो है ठीक ढंग से कर पाए, इसलिए पूरा का पूरा जो है एक प्लान और एक लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसके तहत जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे और उसके तहत ही चुनाव का मैनेजमेंट। पंकज जी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है, उसके बावजूद पता नहीं क्यों इस बार घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। इस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीपाल, कल भी हम बात कर रहे थे, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि इतने सालों का लंबा इतिहास आपने अपने सामने राजस्थान का देखा है, इतना एक्सपीरियंस है आपको हर तरह के चुनाव कवर करने का, लेकिन शायद इससे पहले बार कभी नहीं हुआ हो कि निकाय चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया हो। क्या उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ? जी बिल्कुल कुमकुम, जो परिस्थितियां बनी है बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की बात हो या जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अभी उपचुनाव हुए उसमें जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली, उन दोनों स्थितियों के बाद में ये निकाय चुनाव सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए और इसमें किसी तरह का नेगेटिव रिजल्ट आए और सरकार के लिए कोई दिक्कत हो, उससे बचने के लिए गुलाब चंद कटारिया को ये जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री इसमें कहीं भी नहीं गई है।
अगर सफलता मिलती है तो क्रेडिट उनके खाते में जाएगी, वो लेने की कोशिश करेंगी। और अगर कहीं भी नेगेटिव कोई मैंडेट मिलता है, खिलाफ जाता है चुनाव, तो निश्चित रूप से गुलाब चंद कटारिया पर ये मामला डाल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस बार निकाय चुनाव में बड़े नेता उतारे गए हैं, बड़े नेता प्रचार में जुटे हुए हैं, उससे लगता है कि ये चुनाव अब कोई साधारण चुनाव नहीं रह गया। और वैसे भी अगर देखें, पंकज जी भी इस बात से सहमत होंगे कि जितने छोटे चुनाव होते हैं उतना ही मुश्किल चुनाव होते हैं, क्योंकि वहां पर व्यक्तियों का आपस में उनका कंपैरिजन होता है, स्थानीय मुद्दे होते हैं, और साथ में जब सिंबल पास में होता है तो उसका भी अपना एक असर होता है। लेकिन आमतौर पर छोटे चुनाव, जितने छोटे चुनाव होते हैं उतने ही मुश्किल होते हैं जी। एक किस्सा मुझे याद आता है, पाली से सांसद हुआ करते थे मूलचंद डागा। हाँ। उनसे किसी ने शर्त लगाई और शर्त के बाद में उन्होंने निकाय का चुनाव लड़ा, पार्षद का चुनाव लड़ा, हार गए वो, और उसके बाद सदमे से उनकी मौत हो गई। यानी एक एमपी का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर पार्षद का चुनाव लड़ता है तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक एक वोटर पर निगाह रखनी पड़ती है, एक एक वोटर को अपना बनाना होता है, और ये बहुत मुश्किल काम है। कहीं न कहीं जो सरकार है, सत्ताधारी दल है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए इस पूरे चुनाव को एक वीआईपी चुनाव के बतौर पेश कर दिया गया और एक बड़े चुनाव के बतौर इसको सामने रखा गया है। जी पंकज जी, ये बताइए कि क्या, संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी आपसे क्योंकि अगला सवाल तैयार है, क्या क्योंकि सबसे ज्यादा निगम आप ही के हाथ में है इस समय, तो आपको लगता है कि जिन वादों के साथ पिछली बार आपने सत्ता काबिज की थी यहाँ पर, वो वादे पूरे हुए हैं 100%, लोग संतुष्ट हैं आपके काम से और दोबारा आपको दोहराया जाएगा? देखिए कुमकुम जी, पिछली बार बोर्ड हमारा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव डायरेक्ट हुआ उसमें मेयर जो है वो जो है कांग्रेस के थे, और इस कारण से जो सभापति का जो एक रूल होता है कि सभापति उस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन में अपना एक पूरा का पूरा समन्वय बनाए, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव रहा, और उस अभाव के कारण जो है पूरा का पूरा जो है काम जो है वो प्रभावित हुआ। लेकिन आप लोगों ने व्यवस्था बदल दी, उन्होंने अपने जहां वार्डों में काम किया उसके प्रति वो सचेत थे, उन्होंने उनकी नहीं, बिल्कुल देखिए, इसीलिए व्यवस्था बदली कि वहां पर जब इस तरीके का समन्वय नहीं होगा, जो पार्षद चुन के आ रहा है उसका बोर्ड में उसका प्रतिनिधित्व नहीं नजर आएगा, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जिस जनता ने उस पार्षद को चुना उसके साथ जो है एक ठगी होगी, उसके साथ एक भेदभाव होगा। तो इसके लिए जो है प्रक्रिया को बदला और इस प्रक्रिया को ही अपनाया कि इसमें कहीं ना कहीं जो है मेयर के ऊपर भी जो है ये बात होनी चाहिए कि वो जो है उनके पार्षद हैं, उनकी बात को सुने। पंकज जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी के पास तो बहुत मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो कांग्रेस की होती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई बोलने वाला हमारे पास हो ताकि आपके सवालों का जवाब वो दे पाए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ फिर कि मुद्दे इतने होने के बाद भी कटारिया साहब कहीं पायलट साहब के नाम पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कभी कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कभी कुछ उठा रहे हैं, हम मुद्दों से इतना भटक क्यों गए इस बार? देखिए कुमकुम जी, स्थानीय निकायों के अंदर मुद्दे निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन हर एक निकाय के मुद्दे अलग होते हैं, क्योंकि वो जो निकाय है उसकी अपनी समस्या होती है, उसका अपना खुद की परेशानी होती है। आज जयपुर शहर में देखेंगे तो सड़क एक बहुत महत्वपूर्ण होगी कि सड़क प्रॉब्लम है, सफाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि सफाई नहीं है, लेकिन जैसे ही आप किसी छोटे कस्बे में जाएंगे तो वहां उसकी समस्या दूसरी होगी, हो सकता है पानी नहीं आ रहा हो सकता है सीवरेज नहीं हो सकता है उसके आगे पानी भरा हुआ रहता हो हमेशा। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उनकी जो शहर है और शहर के साथ उनके जो वार्ड हैं उनकी अलग अलग परेशानियां हैं और उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले बार भी ये कहा और इस बार भी ये कहा कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी वहां की जो रीजनल वेलफेयर सोसाइटीज हैं, RWS हैं, इनको बढ़ावा देगी, इनके साथ काम करेगी, और जो चुनावी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा के उसमें उनको जो है पूरा करने के उन्हीं के कोशिश करेगी, वो पूरा करके जनता को जो है उसकी बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास पंकज जी, लगातार दर्शकों से भी हम इस पूरा खबर को बता दें, निकाय चुनाव का प्रचार अब थम गया है, अब कमान जनता के हाथ में है, कुछ वक्त उनको दिया जाएगा जिसमें वो सोच ले, समझ ले, इस बात को तय कर ले कि वाकई उनको किसके हाथ में इस बार उस निकाय और निगम की सत्ता देनी है जो वाकई
जमीनी तौर पर उनसे जुड़ा होता है। किस गली में सफाई करवानी है, किस नाले को बहते हुए रोकना है, ये वो चुनाव होते हैं, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो वाकई जमीनी तौर पर उन समस्याओं से निजात दिलवाता है। ऐसे में ये चुनाव जितने इन पार्टियों के लिए अहम है, हम दोनों ही पार्टियों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अहम राजस्थान की उस जनता के लिए है जो विकास की बातें हमेशा सुनती आई है, लेकिन जमीनी तौर पर अगर विकास कहीं होता है, मूलभूत सुविधाएं कहीं विकसित होती हैं, तो वो इन्हीं चुनाव के बाद होती हैं। हमारे साथ अब कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पहले ये बताइए, प्रचार से संतुष्ट है क्या पार्टी? बिल्कुल प्रचार से संतुष्ट है। मैं तो स्वयं अभी एक मीटिंग से ही आ रही हूँ और पार्टी ने जिस प्रकार से एकजुटता के साथ और पूरे मनोबल के साथ अपने कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, तो निश्चित रूप से जो समर है इस बार नगर निगम का, उसमें कांग्रेस काबिज होगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ फुटोबल सामने आया और वरिष्ठ लोगों को हाशिए पे रखा गया। जी ये बताइए कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप प्रचार से भी संतुष्ट है और क्योंकि सबसे ज्यादा मेयर भी आप ही के रहे, तो फिर आपके पास तो मुद्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि पायलट साहब क्योंकि चेहरा रहे प्रचार का, वो पॉजिटिव प्रचार की बजाय, ये बताने की बजाय कि उन्होंने क्या क्या किया, अपनी उपलब्धियों को बीच में जनता के लिए जाने की बजाय वो जवाब ही देते रह गए। कटारिया साहब क्या कह रहे हैं उस पर? पूरा जो सिनेरियो था प्रचार का पूरा बदल दिया कटारी साहब ने पायलट के लिए। देखिए, कटारिया जी के साथ तो बड़ी विडंबना ये हो गई है कि जब से गृह मंत्री बने उससे पहले भी वो इस तरह की वक्तव्य जारी करते हैं जो एक तरह से सनसनीखेज बना दे खबर को। और उन्होंने गृह मंत्री बनते कह दिया कि अपराध को समाप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस जो है अपराध जब होगा उसके बाद भूमिका पुलिस की आती है। इसी प्रकार से वो कहने लगे कि 44,000 गाँव में 70,000 पुलिस वाले, तो कहना क्या आप लोगों का हो गया? मुद्दों पर बात हुई नहीं, बस आपके सबसे बड़े नेता के नाम पर बात होती रही। देखिए, नुकसान हमारा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए वक्तव्य थे और जनता इस चीज को समझ रही थी। भारतीय जनता पार्टी जो 11 महीनों से शासन में, उसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया जनता को, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ बयानवीर बन करके और इस तरह के वक्तव्य जारी इनके कैबिनेट मंत्री करते रहे कि एक कैबिनेट मंत्री के तो पर भी कतरने पड़े इस चक्कर में। तो ये हमारे लिए कोई नुकसान की चीज नहीं। सचिन पायलट जी ने लगभग 40 निकायों में जाकर के खुद प्रचार प्रसार किया है। आपने देखा, निरंतरता बनाए रखी उन्होंने और एक दिन भी उन्होंने, आज जब प्रचार समाप्त हुए तो जयपुर में सभा करके उसको समाप्त किया। लेकिन कटारिया जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता जो सक्रिय देखा? और कटारिया जी तो अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। गंभीर आरोप लग रहे हैं पार्टी पर, जवाब दीजिए। अभी उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के अपनी पार्टी के लोगों को हराने के लिए कहा। नहीं, देखिए क्या है कि इनकी बताने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि सचिन जी क्या बोलते हैं? इनके जो यहाँ प्रभारी लगाए हुए हैं, जो पूर्व विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने कहा कि हम चुनाव जो है मेयर की उपलब्धि पे नहीं लड़ेंगे क्योंकि उपलब्धियां है ही नहीं। पूरा 4 साल 5 साल तो लड़ने में निकाल दिए, कभी खिड़की कूद के भाग रहे हैं, कभी एसीटी में जा रहे हैं, कभी बाहर धरने पर बैठी हैं। अपने मुख्यमंत्री की शिकायत जो उसको जो है वित्त पोषित करती है राज्य सरकार, उसके अगेंस्ट में जो है अपने जो है यूपीए चेयरमैन को शिकायत करके आ रही है। प्रधानमंत्री के आगे लाइन में खड़े हुए हैं कि कोई सुन तो ले, एक बार इनकी शिकायत करके आऊं। तो इसी चीज में निकाल दिए। तो मेयरों की तो हालत ऐसी थी कि उनकी तो खुद के जो है उनकी शिकायतों में ही आपस में निकल गए, समन्वय ही नहीं रहा। उनको तो लगा पता नहीं क्या मिल गया हमें। तो ये जो चीज रही, उन्होंने बहुत साफ सा कहा। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए सचिन पायलट जी ने भी कहा कि भाई हम अपनी उपलब्धियों पे बात नहीं करेंगे, हम तो इनकी नेगेटिविटी पे बात करेंगे। ये सवाल वाकई वाजिब है जो पंकज जी पूछ रहे हैं। मेयरों के बीच में जो आपसे खींचतान रही इन 5 सालों में, उसका परिणाम जनता ने भुगता है। आपको लगता है कि नुकसान साबित हो सकता है पार्टी के लिए? देखिए, अभी ये सत्ता में इनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है और ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जैसे इन निकायों के सारे अधिकारों को छीन किया, उनके सारे टेंडर्स को रोका, ये सारी चीजें मुख्य मुद्दा बने और सत्ताधारी पार्टी की कार्यशैली पर भी जनादेश आता है जो उपचुनाव में जनता ने देकर भी बताया। अब पार्टी में किसी व्यक्ति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी अपने आधार पर चुनाव लड़ती है, अपनी विचारधारा के अनुकूल चुनाव लड़ती है। और आप देखिएगा, जयपुर में जब हम नगर निगम पर काबिज होंगे तो इनकी सारी बातें गौण हो जाएंगी
और हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई खींचतान नहीं थी। हमारे यहाँ विडंबना ये थी कि मेयर हमारी पार्टी की बन गई और बोर्ड इनका था, और बोर्ड में अनुभवहीन लोग इनके आए, उन्होंने किस तरह से काम करा वो सारा जयपुर की जनता जानती है। आज चुनाव के समय उसको मुद्दा बनाना और उस समय सिर्फ अपना मूक दर्शक बन के रहना, सारी परिस्थितियों से अवगत जनता हुई है। पंकज जी जो आरोप अर्चना जी लगा रही हैं, वहाँ पर इस पार्टी ने जब आकर के बिल्कुल पंकज जी जो आरोप अर्चना जी लगा रही है उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की शिकायत करके आई है। पंकज जी, आपके जो नेता है वो तो जाके बकायदा धमकी देते हैं, हम दे रहे हैं अगर बोर्ड हमारा नहीं बना तो देख लीजिएगा फिर कैसे काम होगा। वो तो सबके सामने ऑन रिकॉर्ड है, कटारिया साहब धमकी देकर आए लोगों को कि सारे राज्य में सरकार हमारी, विधायक हमारा, सांसद हमारा, काम करवाएंगे तो करवाएंगे कैसे? नहीं मैडम, कटारिया साहब ने नहीं कहा। हाँ नहीं, देखिए कुमकुम जी, हमने जो कहा, हमारे जो लोगों ने कहा, एक चीज बहुत साफ सी कहा कि भाई केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और जब समन्वय होगा तो काम होगा। अब समन्वय नहीं होगा, अब आप देखिए जब इनके लोगों का, इनके मेयर का, इनकी पार्टी के, इनके मुख्यमंत्री से समन्वय नहीं होगा तो आप और हमारे लोगों से कैसे समन्वय हो सकता है? आप मान सकते हैं क्या कि जो आपके स्टाफ से, आपके जो विचारधारा के लोग हैं, उनके जो आपके कानून के तहत रहते हैं, आपके अनुशासन के तहत रहते हैं, उन पे कंट्रोल नहीं होता तो दूसरे से कैसे होगा भाई? तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं देखो, ये तो क्या है, इन लोगों का एक जो है अपने को मान चुके हैं, ये तो खुद मान चुके हैं कि भाई हम चुनाव में नहीं आएंगे। बड़े नेता इनके घर बैठे हुए हैं, मेयर जो है वो बाहर नहीं निकलती, वो कहती है कि नहीं निष्कासित मत करो क्योंकि हो सकता है कि हमेशा इन्हीं में से लेना पड़े। तो ये जो सब चीजें, ये तो कांग्रेस की देखिए पुरानी रीति नीति है। कांग्रेस खुद जानती है कि हम चुनाव में नहीं आ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कोशिश है कि खरीद फरोख्त की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये वो सारी बातें करते हैं जो ये खुद करने वाले हैं। जी श्रीपाल, मैं आपको भी इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। दोनों ही पार्टियों की बातें हम सुन रहे हैं, लगातार दर्शक भी सुन रहे हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि इस बयानबाजी, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच वो बातें छूट जाती हैं जिन पर होनी चाहिए थी बात, या फिर बहस वाकई होनी चाहिए ताकि बहस कम से कम सार्थक हो पाती? कुमकुम, ये चुनाव मुद्दों पर कतई नहीं हो रहा है और दोनों ही दल अपनी जो उपलब्धियां हैं उन पर बात नहीं कर रहे हैं। दोनों नेगेटिव वोट लेना चाहते हैं और इस सरकार का जो कामकाज है पिछले 1 साल का, उसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है। ठीक इसी तरह से बीजेपी बार बार याद दिला रही कि जो कांग्रेस के जो बोर्ड थे या महापौर थे, वो किस तरह से उनकी वजह से दिक्कतें आई, चाहे यहाँ का मामला हो, जयपुर का हो, चाहे कोटा का हो या जोधपुर की बात हो। हर जगह विवाद पहले लगातार 5 साल तक सामने आते रहे। जयपुर में सांसद महेश जोशी और ज्योति खंडेलवाल के विवाद छाए रहे। बिल्कुल। कोटा में शांति धारीवाल जो कि नगरीय विकास मंत्री थे और जो वहां की महापौर थी रत्ना जैन, उनके विवाद छाए रहे। इसी तरह से जोधपुर में, अगर जोधपुर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है जेडीए, उसके जो प्रमुख थे राजेंद्र सोलंकी और वहां के महापौर, उनके बीच के विवाद छाए रहे। तो उपलब्धियों पर बात करने की स्थिति में दोनों ही नहीं है। और पिछले 11 महीने में जिस तरह से बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने सत्ता सौंपी थी, 163 विधायकों को जिताया था, वो पूरा नहीं हुआ। उल्टा उसके खिलाफ जो फैसले लिए गए उन पर बात करने की स्थिति में दोनों ही पार्टियां नहीं है। और यही वजह है कि एक तो इन्होंने बिलो द बेल्ट इस प्रचार को ला करके खड़ा कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए और कहीं न कहीं ये जताने की भी सरकारी पक्ष की तरफ से ये कोशिश हुई कि अगर विपक्ष का नेता वहां पर चुना जाता है, विपक्ष का पार्षद बनता है, विपक्ष का बोर्ड बनता है, तो फिर उनके डेवलपमेंट के काम नहीं होंगे। सीधे तौर पर ये लोकतंत्र के लिहाज से देखें तो एक बड़ी चुनौती है कि आप जनता को उसके अधिकार से महरूम सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि वो आपके पक्ष का बोर्ड वहां पर बनाएगा नहीं, बिल्कुल पार्षद जिताएगा नहीं, और सीधे तौर पर आप धमकी देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, ये बात बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच कि इस तरह के बयान कैसे कोई दे सकता है। बेकार गैर जिम्मेदाराना ये बयान दिया गया और इसका शायद खामियाजा भी भुगतना पड़े पार्टी को। लेकिन पंकज जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पिछले 11 महीने का कार्यकाल जो मुसीबत लेकर आया सरकार के लिए, उस मुसीबत का परिणाम चुनाव में झेल चुकी है पार्टी और एक बार फिर झेल सकती है? क्योंकि अब तक कोई बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार के पास नहीं है जिसके बूते आप निकाय में जाएं, निगम में जाएं लोगों से वोट मांगने के लिए।
नहीं देखिए कुमकुम, बहुत बड़ी उपलब्धियां जो है चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, दोनों सरकारों की उपलब्धियां हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद में लोकसभा के चुनाव हुए, आचार संहिता लगी, इन कारण से जरूर थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन जिस तरीके के निर्णय लिए गए और चाहे केंद्र के निर्णय हो चाहे राज्य सरकार के निर्णय हो, उन निर्णयों पर कहीं ना कहीं लोगों को विकास होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आज जिस तरीके का औद्योगिकरण जो है राजस्थान के अंदर आ रहा हो, जिस तरीके का जो है डिसीजन हो रहे हो, चाहे वो बाड़मेर की संबंध में हो चाहे और संबंध में हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास हुआ है इस चीज का कि अब जो है अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस तरीके का काम जो है पिछली सरकार जो है 6 महीनों के अंदर ताबड़तोड़ जो है डिसीजन कर गई, उनका कुछ देखा नहीं। उनको जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा भी कि एक जो बच्चा होता है जिस तरीके का वो सारा घर बिखेर देता है, उस तरीके का जो काम करके गई उसको कहीं ना कहीं पटरी पर लेकर के जो है सरकार आई है, और अब आने वाले टाइम पर ये जो काम जो है वो आपको दिखने लगेगा। जो प्रदेश है वो अग्रणी राज्यों के अंदर जो है शुमार हो पाएगा। क्योंकि आप देरी से हमारे साथ जुड़ी, इसलिए जाते जाते आखिरी कमेंट में आपका भी लूंगी। क्या आपको लगता है कि मुद्दों पर बात ना करके आपसी खींचतान जिसमें लगातार कई सालों तक फंसी रही कांग्रेस, वो अब मुसीबत बन सकता है पार्टी के लिए? देखिए कुमकुम, हम कभी मुद्दों से नहीं भटकते तो सिर्फ इनके कैबिनेट मंत्री हैं जो व्यक्तिगत आक्षेपों पर भी आ जाते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कर देते हैं। कटारिया जी ने कल कहा कि सचिन पायलट क्यों लगाते, ये कोई मुद्दा गंभीर व्यक्ति के द्वारा उठाए जाने वाला मुद्दा नहीं है। उन्हें यदि पूछना है तो सचिन जी को फोन करके पूछ लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चूंकि जनता के विरोधी होकर के एक तरह से नीतिगत फैसले ले रहे थे, इससे इनको जनता ने उपचुनाव में आईना दिखा। ये कह रहे विश्वास व्यक्त कर, जनता का अविश्वास सामने आए, इससे उपचुनाव में करारी हार मिली और अब उस शिकस्त से डर करके आज नरेंद्र मोदी जी के मुखौटे के आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव के मैदान में उतरे। इनके पास नेतृत्व देने के लिए वसुंधरा जी ने कमान नहीं संभाली, कटारिया जी कंधों पर डाला, क्योंकि महसूस कर चुके कि जनता इनके साथ नहीं है। पंकज जी, अर्चना जी और शिवपाल जी, माफ कीजिएगा रोकना आपको पड़ रहा है, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तय है कि निकाय चुनाव इतना बड़ा शायद राज्य में पहले कभी हो या ना हो, लेकिन इस निकाय चुनाव में किस तरह से किन मुद्दों को लेकर जनता वोट डालती है, ये तय कर देगा कि राजस्थान की राजनीति आने वाले वक्त में कैसे होती है। क्या जनता वाकई आरोप प्रत्यारोप की इस बयानबाजी में फंसकर मुद्दों को भूल जाएगी, या फिर एक बार जनता उन बातों को ध्यान में रखेगी जिन परेशानियों को वाकई वो पिछले कई सालों से झेलती आई है। यानी कि वोट मुद्दों के आधार पर होगा या चेहरों के आधार पर होगा, ये आने वाला वक्त बता ही देगा। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।